आप लोग की बायो की क्लास इतनी लेट क्यों छूटती है? सर ने मेरे को बोला कि लेट छूटी है क्लास। उन्होंने बोला 4:05 पे छोड़ाऊं मैं क्लास। नहीं, सही बताओ, स्कैम हुआ क्या मेरे साथ? वो बिठा के मस्त जलेबी खिला रहे थे मुझे कि सर मैं लेट छोड़ के आया हूं, आप जलेबी खा लो। कहाँ, वो छोटी सी केबिन नहीं है उधर? नीट का कुछ क्या कल होगा? तारीख पर तारीख चलता रहता है। एक चीज जो हो सकता है आपके बारे में मैं बता देता हूं, वो ये है कि नीट 2 पार्ट में बढ़ जाएगा। वो होगा, तैयार रहिएगा उसके लिए, और आप ही के साथ होगा वो। ठीक है, मैं हर बैच में बता दे रहा हूं जस्ट फॉर योर कन्वीनियंस। नीट 2 एग्जाम होगा, नीट का, नीट 1, नीट 2, इट इज ऑलमोस्ट कंफर्म, राइट? वो नोटिफिकेशन आने के बाद ही आप कंफर्म मानिए, बट इट इज ऑलमोस्ट कंफर्म। तो एक्चुअली यूपीएससी का जो एग्जाम होता है उस तर्ज पे नीट को एग्जाम को किया जा रहा है, और हर 5वें साल नीट का पैटर्न चेंज होता है। ये 5वां साल है। तो 2014 में चेंज हुआ था, 2019 में चेंज हुआ था, नाउ इट इज आफ्टर 5 इयर्स 2025 आ चुका है। 5 एग्जाम के बाद लोगों को रट्टाफिकेशन में घुस जाते हैं। अब लोगों को पैटर्न पता चल गया, पीवाईक्यू पता चल गया, तो लोग रट रट के डॉक्टर बन रहे हैं। वो नहीं चाहिए, अच्छे आईक्यू वाले डॉक्टर चाहिए, दिमाग वाले डॉक्टर चाहिए। तो इसलिए हर 5 साल में आप देखोगे, चाहे जेई हो, चाहे नीट हो, चाहे कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम हो, पैटर्न इज डिफरेंट। ठीक है, जेई में भी 2 होता है, यूपीएससी में भी 2 होता है, नीट में भी 2 होगा। ठीक है, एक जो बोला जा रहा है कि एक को बोला जाएगा फाइनल्स और एक को बोला जाएगा प्री, जिसको यूपीएससी में बोलते हैं मेंस। एक होता प्री, एक होता मेंस यूपीएससी में। सिमिलरली यहां पे होगा प्री फाइनल्स या प्री मेंस, कुछ भी हो सकता है, नाम है। प्री से आपको स्टेट गवर्नमेंट के जो एग्जाम मिलेंगे वो वाले हैं, स्टेट गवर्नमेंट के जो, एक स्टेट गवर्नमेंट के जो मेडिकल कॉलेज है वो मिलेंगे, और फाइनल्स यानी कि मेंस से सेंट्रल गवर्नमेंट का जो मेडिकल कॉलेज है वो मिलेगा। ऐसा पूरा है, और आप दिवाली से पहले इसका नोटिफिकेशन उम्मीद कर सकते हो। दिवाली के बाद आपके पास 7 महीने बचते हैं, 6 महीने बचते हैं बेसिकली। तो 6 महीने इनफ होता है नोटिफिकेशन को डाइजेस्ट करने के लिए। अचानक नहीं बताया जा सकता, 1 महीने 2 महीने पहले नहीं बताया जा सकता, पर 6 महीने पहले बताया जा सकता है। तो आएगा, 200% आप प्रिपेयर रहिएगा। और इसका लेवल कम होगा जो अभी चल रहा है, जो एनटीए का एग्जाम होता है, और एनटीए ही कंडक्ट करेगा। ठीक है, टाइम्स ऑफ इंडिया में आ चुका है। ठीक है, सबसे पहले लीक का न्यूज भी टाइम्स ऑफ इंडिया नहीं छापा था। जब जेई का पेपर चेंज हुआ था 2 बार, तो टाइम्स ऑफ इंडिया नहीं छापा था। जब 2019 में नीट हुआ था तो टाइम्स ऑफ इंडिया नहीं छापा था। तो 2025 में आप आ चुके हैं। अब सुनिए, एनटीए 2000 एनटीए सेट करेगा लेवल 1 पेपर, जो आपका नीट का एनसीईआरटी लेवल होता है। ये जो सेट करेगा वो जनरली एनईबी सेट कर सकता है, या सीबीएसई सेट कर सकता है, या फिर एम्स। ये मनाइए कि एनईबी को ना मिले, ये मनाइए कि एनईबी को पेपर ना मिले। हाँ, ज्यादातर चांसेस है सीबीएसई को मिलने के, कि पहले भी इसने करा रखे हैं आईपीएमटी, और फेयर एग्जाम कराया, केवल एक बार पेपर लीक हुआ था इसके समय पे। तो इसको फेयर ही बोलते हैं। जब एक बार लीक हो तो उसको फेयर बोलते हैं, बार बार लीक हो तो उसको एनटीए बोलते हैं। तो सीबीएसई को मिल सकता है, फेयर चांसेस हैं, और उसमें लोग कंपेटेबल हैं कि ये एनईबी है, नेशनल एजुकेशन बोर्ड। एनईबी नहीं है, नेशनल एग्जामिनेशन बॉडी, एनईबी, हाँ एनईबी है, नेशनल एग्जामिनेशन बॉडी। एनईबी क्या करता है, थोड़ा टफ पेपर सेट करता है। आइजर नाइजर वाले, नीट पीजी वाले, नीट पीजी का एग्जाम जो होता है ना, नेक्स्ट का एग्जाम होगा, नीट पीजी का जो फाइनल एग्जाम होगा, वो एनईबी सेट करती है, एग्जामिनेशन बॉडी जो होती है। इसमें बहुत बूढ़े डॉक्टर्स होते हैं, एकदम उस वो लगे एग्जामिनेशन में आ जाओ तुमको रुला देंगे, बस पेपर देने आ जाओ, आंसू निकालना हमारा फर्ज है। तो वो टाइप के लोग हैं इधर। तो अब नीट पीजी का जो सेट करता है, तो यू कैन एक्सपेक्ट सम पेपर आउट ऑफ एनसीईआरटी, क्योंकि फिर वो टॉपिक वही होगा बट कुछ एनसीईआरटी से बाहर आएगा। तो ये पेपर जो है वो एम्स लेवल का पेपर होगा। इसमें आपके जो इतने भी एम्स हैं सेंट्रल गवर्नमेंट वाले, और जितने भी जैसे एमएमसी, एफएमसी, हिंदू राव, लेडी हार्डिंग, जितने भी हैं,
सेंट्रल गवर्नमेंट फंडेड है, सेंट्रल गवर्नमेंट जिनको फंड मिलता है वो इसमें आएंगे। जैसे एनआईटी होता है और आईआईटी होता है। आईआईटी सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, एनआईटी स्टेट गवर्नमेंट का होता है। तो वैसे ही स्टेट गवर्नमेंट के जितने कॉलेजेस होंगे, पीएमसीएच वगैरह वगैरह, वो सब मिल जाएगा यहाँ पे। बट एम्स लेवल के कॉलेजेस हैं, कुछ अच्छे कॉलेजेस हैं, वो मिलेंगे यहां से, ठीक है। और इसमें फायदा किसका होगा? सारे एस्पायरेंट का फायदा है। फायदा क्या है? लीक नहीं हो सकता अब, क्योंकि दो अलग अलग बॉडी एग्जामिनेशन कंडक्ट कर रही है। अगर यहां लीक होगा तो यहां पकड़ा जा सकता है। इसका लॉजिक यही दिया जा रहा है कि अगर यहां लीक होगा तो फाइनल डॉक्टर बनने से पहले यहां पकड़ा जाएगा, या यहां नहीं लीक हो सकता, ऐसा मान के चलिए। ऐसा नहीं हो सकता कि भाई ये भी लीक है ये भी लीक है, तो फिर तो सिस्टम ही फेलियर है, फिर नहीं डॉक्टर बनो तो ज्यादा अच्छा है। सिस्टम ऐसे सिस्टम में क्या काम करोगे? तो एनटी और एनईबी सेट कर सकते हैं, सीबीसी कर सकते हैं, और एम्स भी किया हुआ है। एम्स के पास इतना टाइम नहीं है, मैं पहले बता दूं। एम्स के पास ऑलरेडी बहुत सारी पावर्स, डिसीजन मेकिंग चीजें हैं, तो एम्स तो नहीं लेगा, दैट आई एम श्योर ऑफ। बट अगर प्रेशर होगा कि यहाँ कुछ लोग डाल देते हैं और करा दो, तो हो सकता है, क्योंकि एम्स बहुत सारी चीजों पे काम कर रहा है, ठीक है। सीबीएसई खाली बैठा है ना, इसके पास बोर्ड के अलावा और कुछ नहीं है अभी, ठीक है। तो बहुत हाई चांसेस है कि सीबीएसई को मिल जाएगा, और प्रीवियस इसका एक्सपीरियंस भी रहा है, ठीक है। लेकिन जब आप एआईपीएमटी के सवाल देखेंगे तो आपको याद आएगा कि बहुत अच्छा पेपर कराता है, ठीक है। कि ये मत समझिएगा कि बोर्ड का पेपर कराता है तो आसान कराता है। ये जिस तरह से बोर्ड को नीचे गिरा के रखा है, उतना ही ऊपर करके रखता है इस पेपर को, ठीक है। एम्स छोड़ के रखिए, एनईबी को ना मिले, मैं भी चाहता हूं ना मिले, क्योंकि एनईबी फिर नीट पीजी वाले लोग हैं वहां पे, आप ही के सीनियर डॉक्टर्स हैं, ठीक है। डॉक्टर्स जो होते हैं, एम्स के डॉक्टर्स होते हैं, बहुत बूढ़े हो जाते हैं, तो उनके पास एक ही काम होता है, अब नॉलेज है, भड़ास निकालेंगे एग्जामिनेशन में, फिर वो कुछ भी पूछते हैं, ठीक है ना। तो ये है आइजर नाइजर वगैरह, रिसर्च जो होता है बायो वाले पेपर्स, वो ये सेट करते हैं, रिसर्च वाले जनरली लोग होते हैं। अब क्या होगा? ये तो हो जाएगा आपको पूरा 2019-20 में जैसा पेपर आता था। आजकल ठीक पेपर आ रहा है, 2019-20 में तो बहुत ही बेकार हो गया था पेपर, एकदम वन वर्ड आंसर, है ना, वन वर्ड आंसर टाइप पेपर यू कैन एक्सपेक्ट। तो यहां पे क्या होगा? 680 690 से नीचे कोई गुंजाइश नहीं है, समझ रहे हो? इसका रीजन बताऊं, अभी मिल के आ रहा हूं क्यों लेट हुआ। मेरा ही स्टूडेंट है, 642 का है, जमुई का लड़का। जमुई जानते हो? लखीसराय के आगे जमुई पड़ता है। जमुई का लड़का है, वो कैप पहन के भी बैठा हुआ था, आपने देखा भी होगा शायद। 642 है, 36,000 रैंक है, ठीक है। अब 36,000 रैंक पर कुछ नहीं मिलेगा, है ना। डेंटल मिलेगा कि नहीं ये डाउटफुल है, समझ रहे हो? डेंटल मिलेगा कि नहीं ये डाउटफुल है। 642 नंबर पे बीएमएस मिल सकता है, उसमें कॉन्फिडेंस है। तो अब ये बच्चा फर्स्ट ड्रॉप है इसका, तो आराम से सेकंड ड्रॉप के लिए मैं मना नहीं करता, सेकंड ड्रॉप आप ले लो। अगर यही फोर्थ फिफ्थ पे होगा, थर्ड पे होता, तो मैं इसको बीएमएस दिला देता। बट अभी फर्स्ट ड्रॉप है, तो मैंने इसको इंकरेज किया है कि जमुई रहो, पटना उटना मत आओ, कहीं मत जाओ, वहीं रह के वहीं पढ़ो, ऑनलाइन पढ़ो, क्योंकि अब आपको सारी चीजें आती है। मतलब 80% चीजें आपको ये दिमाग में है, तो 20% नंबर और बढ़ाना है, मतलब 720 पे लाना है इसको। तो कैसे करेगा? केवल टेस्ट से यहाँ पे नंबर बढ़ेगा। जब आपके भी 650 आने लगेंगे तो मैं फिर अलग कमरे में ले जाऊंगा आपको, फिर वहां पे आपको समझाऊंगा कि भाई अब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, अब आपको टेस्ट में ज्यादा क्वेश्चंस करने की जरूरत है, तब नंबर बढ़ेगा। जब जो भी बच्चा 640 650 वाले रेंज में आ जाता है, अब इसके बाद इसका नंबर पढ़ने से नहीं बढ़ता, अब इसका नंबर छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रखने से होता है। जैसे बायो का पेपर अब इसको 45 मिनट में करना ही होगा, तभी नंबर बढ़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। केमिस्ट्री का पेपर 55 मिनट्स में करना ही होगा, ऑप्शन नहीं है। रिमेनिंग फिजिक्स को देना होगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। क्योंकि अगर यहां पे है मतलब उसको बहुत सारी चीजें आता है, बस थोड़ा सा स्पीड, एक्यूरेसी और उस पर काम करना होता है। तो वो सब टेस्ट से बढ़ता है, वो सब प्रैक्टिस से बढ़ता है। जैसे आपके बगल वाले जो छोटा सा रूम है, उसमें बैच चलता है अचीवर, जानते हो? एक अचीवर बैच है। अचीवर बैच मतलब वो ऑलरेडी 650-60 लाए हुए हैं लोग हैं इस आपके एग्जाम में, कम है वैसे लोग, 30-35 लोग हैं। अभी बड़ा हो जाएगा। रीजन, बैच 1 बैच 2 को हमने पढ़ाया, उसमें से हमने आइडेंटिफाई कर लिया कुछ अच्छे लोग, उनको उठा के डाल दे रहे हैं। हालांकि उन बैचेस में हम नहीं है, कोई और टीचर्स पढ़ा रहे हैं, लेकिन उनको पढ़ने की जरूरत नहीं है, उनको प्रैक्टिस करने की जरूरत है, डिफरेंट है।
अप्रोच डिफरेंट है, उनको 720 वाला अप्रोच है, आपका 690 680 वाला अप्रोच है, अप्रोच डिफरेंट है। हालांकि उनके साथ मेहनत कम लगता है। 2 दिन में एक दिन में पीरियोडिक टेबल खत्म होता है वहां पे, 2 दिन में केमिकल बॉन्डिंग खत्म होता है, 2 दिन में कोऑर्डिनेशन, और 7 दिन में पूरा इनऑर्गेनिक। दैट इज काइंड ऑफ स्टडी वहां पे चलती है। मतलब आपको आती है, बस 50 क्वेश्चन लेके जाने, डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के करा के आगे बढ़ जाने, ठीक है, यही होता है। तो मैं क्या कह रहा था, यहां पे आपको थोड़ा सा पेशेंस रख के और तैयारी करने की जरूरत है। थोड़ा बदल लीजिएगा अपने पैटर्न को। पैटर्न बदलने का मतलब पूरा डेप्थ पढ़ना है, प्रैक्टिस करना है, वैरायटी बहुत होनी चाहिए आपके उसमें, ठीक है, तो फायदेमंद रहेगा। अगर नहीं तो फिर दिक्कत होगी, ठीक है, अगर नहीं तो फिर दिक्कत होगी। और दिक्कत फिर एक और चीज, कई लोगों को लग रहा होगा सर दोनों क्वालिफाई करना है क्या? नहीं, कोई एक क्वालिफाई करना होता है, ठीक है। अगर आपने प्री क्वालिफाई कर लिया, फर्स्ट एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, तो आपको स्टेट गवर्नमेंट का कॉलेज अलॉट हो जाएगा, ठीक है। फिर आपके पास रहेगा कि 650 से ऊपर जितने बच्चे हैं, मान लो 2.5 लाख बच्चे हैं, 650 से ऊपर मान लो 2.5 लाख बच्चे आए, तो वो 2.5 लाख बच्चों को मौका मिलेगा इस एग्जाम को देने के लिए, ठीक है। क्वालिफाइड स्टूडेंट्स विल गिव दिस एग्जाम। और यहां से कुछ 20,000 या 10,000, 20,000 तो नहीं, सेंट्रल कॉलेजेस कम है सेंट्रल के, तो ज्यादा से ज्यादा होगा तो 7 से 8,000 बच्चे यहां निकलेंगे। इतनी ही सीट है सेंट्रल की, 7 से 8,000, 10,000 बहुत हो गया, ठीक है। तो 7 से 8,000, 10,000 बच्चे यहां निकल जाएंगे। रिमेनिंग जो है वो वापस आएंगे यहां पे और कॉलेजेस लेंगे। क्या? हाँ, 2.5 लाख सीट नहीं है तो 2.5 लाख को थोड़ी मिलेगा, बट 2.5 लाख क्वालिफाई करेंगे। जैसे जेई मेंस में क्या होता है, एनआईटी की सीट्स वही है 42 से 43,000, बट क्वालिफाई करते हैं 1.5 लाख। उस 1.5 लाख में से फिर 10% निकलते हैं, फिर उनको मिलता है सीट। तो 2.5 लाख में से जितने क्वालिफाई करेंगे इस एग्जाम को, उनको मिलेगा 7-8 हजार को मिलेगा। फिर ये 2.5 लाख कहां जाएंगे? फिर 2.5 लाख वापस इसी सीट पे फाइट करेंगे, स्टेट गवर्नमेंट वाली सीट पे, ठीक है। हाँ, अब वही है कि आपको 90% मिनिमम चाहिए आपके एग्जाम में, ताकि आप क्वालिफाई कर पाओगे। मिनिमम इज 90%, ठीक है, फॉर क्वालिफाइंग मार्क्स है। जेई एडवांस में 22% क्वालिफाइंग मार्क्स होता है, 22% लाइए कॉलेज मिलेगा आईआईटी, ठीक है। 30% इस बार हुआ था तो बड़ा हंगामा हो गया था कि यार कैसे 30% हो गया। 30% पे आईआईटी मिला था इस बार, 100 में से 30 नंबर, ठीक है। तो उसको आईआईटी मिल गया तो लोग गुस्सा हो गए थे कि यार लास्ट ईयर 22 नंबर है, रैंक इन्फ्लेशन हो गया, 22 से सीधा 30 हो गया आपका 90% पे। तो इसीलिए मैं बोलता हूं नीट एग्जाम इज नॉट एन एग्जाम ऑफ सिलेक्शन, नीट एग्जाम एक रिजेक्शन का एग्जाम है, ठीक है। आपके नॉलेज को नहीं टेस्ट करता, वो ये टेस्ट करता है कि आपको नॉलेज के साथ कितना प्रैक्टिस है, कितना एक्यूरेसी है, कितना फास्ट है, कितनी आपने पहले प्रैक्टिस की है, कितना डेप्थ में पढ़ा है, सारी चीजें एक साथ टेस्ट हो रही होती है, राइट। अब इससे 2 चीजें आपको मन में आएगा कि या तो पढ़ना छोड़ दे सर, है ना, ये तो क्या ही कर रहे हैं हम, है ना। और दूसरा ये होगा कि एक काम करते हैं थोड़ा कम्पिटिटिव नेचर को बढ़ाते हैं, ज्यादा पढ़ते हैं और उस मेंस वाले एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं। फिर जब हम एम्स में जाएंगे तो फिर हमारा वैल्यू अलग होगा, क्योंकि अब 2 तरह के डॉक्टर्स आ जाएंगे मार्केट में आज इस साल के बाद, एक मेंस वाले डॉक्टर और एक प्री वाले डॉक्टर। तो प्री वाले होंगे डॉक्टर्स ही, बट अब वैल्यू अलग हो जाएगी। जैसे एक आईआईटीएन होते हैं, एक एनआईटीएन, दोनों इंजीनियर ही होते हैं, बट द वैल्यू इज डिफरेंट, समझ रहे हो। तो अब डिस्पैरिटी आप में भी आएगी। तो एनडीए ने क्या कहा कि देखो कुछ लोगों को प्रीमियम चीज चाहिए, तो अब 2 बार एग्जाम दो, प्रीमियम मिल जाएगा। कुछ लोगों को चाहिए नहीं, नहीं मुझे तो उतना ही 640 पे मुझे कॉलेज मिल जाए, तो ले लो आप 640, 630, 620 पे कॉलेज मिल जाएगा आपको स्टेट गवर्नमेंट का। उसमें फिर आपको देखना पड़ेगा, फिर जीएमसी बेतिया से सेटिस्फाई होना पड़ेगा, ठीक है। बेतिया जानते हो, वहां पे जीएमसी है, पता है, उसका अपना बिल्डिंग भी नहीं है, बट है कॉलेज, समझ रहे हैं, उसका अपना हॉस्पिटल भी नहीं है, बट है कॉलेज। खैर चलो लिखो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में हमने लास्ट पढ़ा हुआ था, नोट्स दो, हमने पढ़ा हुआ था इन, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ठीक है ना। तुम्हारा अलग कैसे है, उसका अलग कैसे है? ट्रेंड्स लिखा था ना आपने,
पीरियड 1 पीरियड 2 पीरियड 3 का। चलो और आप लोगों को ऐसा नहीं लगता कि आपके साथ नाइंसाफी हो रही है? हर जब भी जाते हो तो पैटर्न बदल जाता है, क्योंकि आप गलत साल पैदा हुए हो। ठीक है, मैं भी आप ही में से एक था। मैं भी जब जब गया हूं एग्जाम का पैटर्न बदला है। ठीक है, बट अच्छा है, हमसे पढ़ रहे हो इसलिए बदल रहा है, गधों। सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो गया है, फिर उसके बाद ट्रेंड्स हो गए। ट्रेंड्स में पीरियड 1 पीरियड 2 पीरियड 3 हो गया है। हाँ, लिखो फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो गया है। चलो लिखो, अभी आपको ट्रेंड्स हो गया पीरियड 3 के बाद, आपको उसी ट्रेंड्स वाले टॉपिक को कंटिन्यू करना है। ट्रेंड्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ट्रेंड्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ट्रेंड्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। आइए ध्यान से समझेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ट्रेंड्स। पीरियड 4 में एफिनिटी आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है ना? पीरियड 4 में एफिनिटी नहीं पढ़ना है। अब आ जाओ ट्रेंड्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। सबसे पहले हमने पीरियड लिख ही लेते ना। पीरियड नंबर 1 क्या देखा था? हाइड्रोजन और हीलियम में किसका एफिनिटी ज्यादा होगा? हाइड्रोजन का एफिनिटी ज्यादा होगा, तो स्टेबल है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए ही नहीं। पीरियड नंबर 2 में हमने देखा था लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। इसका हम एफिनिटी डाल, एफिनिटी का मतलब इलेक्ट्रॉन के लिए प्यार। देखो ये स्टेबल है, इसको इलेक्ट्रॉन के लिए बिल्कुल भी प्यार नहीं होगा, इसको इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, वो पहले से स्टेबल है। देखो ये देखो ग्रुप नंबर 2 भी फुल्ली फिल्ड होता है, इसको भी इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, पहले से स्टेबल है, इलेक्ट्रॉन की एफिनिटी कम है। नाइट्रोजन हाफ फिल्ड है, इसको भी इलेक्ट्रॉन की एफिनिटी कम है। ये फुलफिल्ड है, ये हाफ फिल्ड है, ये फुलफिल्ड है। तो सबसे ज्यादा एफिनिटी कम किसकी है? फुलफिल्ड वाले की। फुलफिल्ड है, इनर्ट गैस है, बहुत हाईली स्टेबल है, इसको इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए। अब देखो हाफ फिल्ड है और एक फुलफिल्ड है, इसमें किसकी ज्यादा होगी? फुलफिल्ड वाले की थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी और नाइट्रोजन की इससे भी ज्यादा हो जाएगी। क्या यही ऑर्डर चलेगा एफिनिटी का? इसके बाद हमने पढ़ा हुआ है कि लेफ्ट से राइट जाओगे, इसके बाद हमने पढ़ा हुआ है कि लेफ्ट से राइट जाओगे एफिनिटी बढ़ेगा, लेफ्ट से राइट जाओगे साइज कम होगा, साइज कम होगा तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा, अट्रैक्शन ज्यादा, यही होता है एफिनिटी। लेकिन लिथियम और बेरिलियम में मैंने बोला था ये है 2s1 और ये है 2s2 2p1। यहां एक इलेक्ट्रॉन डालते ही हाईली स्टेबल हो जा रहा है, यहां इलेक्ट्रॉन डालते ही कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, नॉर्मली रह रहा है। बोरोन है तो कार्बन हो जाएगा, है ना? ये फुलफिल्ड हो जाएगा और ये पार्शियली का पार्शियली फिल्ड ही रहेगा। मतलब लिथियम को एक इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा इसको तड़प मची है कि जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन मिला स्टेबल हो जाएगा। इसको इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पाते ही हाईली स्टेबल हो जा रहा है। तो इसकी एफिनिटी बहुत हाई है, इतना हाई है कि बोरोन से भी ज्यादा होता है। तो इसकी एफिनिटी बोरोन से भी ज्यादा होता है, बोरोन से ज्यादा लिथियम। नेक्स्ट नेक्स्ट उसके बाद आपके पास नॉर्मल ऑर्डर चलेगा, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। बस। अब आप कहोगे सर यहां भी एक इलेक्ट्रॉन डालते ही हाफ फिल्ड हो जाएगा। फुलफिल्ड ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए एफिनिटी इसकी ज्यादा है। ये हाफ फील्ड है, उतना स्टेबल नहीं हो रहा है, इसलिए इसकी एफिनिटी बहुत नहीं बढ़ी। ठीक है, सेम आ जाते हैं पीरियड नंबर 3 में। पीरियड नंबर 3 में आपके पास आ जाएगा सोडियम, एल्युमिनियम, सोडियम, मैग्नीशियम, फिर आपके पास आ जाएगा एल्युमिनियम, फिर सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन। तो जो आपके पास आर्गन है, क्या ये फुल्ली फिल्ड है? इसकी एफिनिटी सबसे कम होगी। उसके बाद देखो ये हाफ फिल्ड है, इसकी एफिनिटी भी कम होगी। उसके बाद ये फुलफिल्ड है, इसकी एफिनिटी सबसे कम हो जाएगी। और अब इसकी एफिनिटी का ऑर्डर देखो, जो फुल्ली फिल्ड है उसकी स्टेबिलिटी तो सबसे कम हो जाएगी ना आर्गन की। उसके बाद ग्रुप नंबर 2 फुल्ली फिल्ड हो जाएगा, मैग्नीशियम। दोनों फुल्ली फिल्ड है बट इनर्ट गैस है, सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो इसकी एफिनिटी तो एकदम 0 के बराबर है। इसकी हल्की फुल्की एफिनिटी होती है। उसके बाद फास्फोरस आ जाएगा नाइट्रोजन के बाद, नाइट्रोजन की जगह फास्फोरस आ गया, हाफ फील्ड स्टेबल है, कम एफिनिटी है।
बाकी वापस से सेम चलेगा कि यहां पे हो जाएगा 3s1, ये आपके पास क्या है, दिस इज 3s1, और ये क्या है 3s2 3p1। 3s1 में एक इलेक्ट्रॉन डालते ही फिर से हाईली स्टेबल हो गया, एक इलेक्ट्रॉन डालते ही बहुत हाईली स्टेबल हो जाएगा, इसकी एफिनिटी ज्यादा है, एक इलेक्ट्रॉन ये चाह रहा है, ये एक इलेक्ट्रॉन बहुत इजीली चाह रहा है, तो इसकी एफिनिटी ज्यादा है। किससे ज्यादा है, एल्युमिनियम से भी ज्यादा है। सेम केस, आप एक इलेक्ट्रॉन यहां डालोगे तो क्या ये भी स्टेबल हो जाएगा, बट फुलफिल जैसा स्टेबल नहीं होगा, इसलिए हाफ फिल्ड होगा बट उतना स्टेबल नहीं हुआ, देयरफॉर इसकी एफिनिटी नॉर्मल हो जाती है। सिलिकॉन, सल्फर, क्लोरीन, हो गया। चलो अब इसके बाद आप लिखो इलेक्ट्रॉन, ये हो गया ग्रुप्स में, ट्रेंड्स, पीरियड नंबर 4 नहीं है सिलेबस में। पीरियड आपका मैंने पढ़ा दिया था, ग्रुप का अभी बचा हुआ है। तो सबसे पहले एक नोट लिखेंगे, और नोट इंपॉर्टेंट है। नोट ये लिखो कि थर्ड पीरियड एलिमेंट्स हैव हायर एफिनिटी देन सेकेंड पीरियड एलिमेंट। नोट ये कह रहा है कि थर्ड पीरियड एलिमेंट जो है, नोट ये कह रहा है थर्ड पीरियड एलिमेंट्स हैव हायर एफिनिटी देन सेकेंड पीरियड एलिमेंट। थर्ड पीरियड एलिमेंट की एफिनिटी ज्यादा है, थर्ड पीरियड एलिमेंट्स हैव हायर एफिनिटी देन सेकेंड पीरियड एलिमेंट। थर्ड पीरियड एलिमेंट की एफिनिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू सेकेंड पीरियड एलिमेंट। रीजन लिखो, ड्यू टू लार्ज साइज। लार्ज साइज की वजह से थर्ड पीरियड जो है इलेक्ट्रॉन को आसानी से एकोमोडेट कर सकता है। ड्यू टू लार्ज साइज, पहले लिख लो फिर समझाता हूं। इट कैन इजिली एकोमोडेट इलेक्ट्रॉन। अभी एक बोर्ड पे देखो सब लोग, देखो सेकेंड पीरियड एलिमेंट है, क्या छोटा साइज होगा? थर्ड पीरियड एलिमेंट है, क्या बड़ा साइज होगा? ठीक है, सेकेंड पीरियड का साइज छोटा, थर्ड पीरियड का साइज बड़ा। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन बाहर से एटम में लाना, यही है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। एक इलेक्ट्रॉन बाहर से इस एटम के अंदर लाना, क्या यही है इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी? सेकेंड पीरियड एलिमेंट में बाहर से एक इलेक्ट्रॉन अंदर लाना, थर्ड पीरियड एलिमेंट में भी बाहर से इलेक्ट्रॉन अंदर लाना, यही है इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। अब ध्यान देना, अगर सेकेंड पीरियड एलिमेंट है तो साइज छोटा है, और पहले से इलेक्ट्रॉन है और बाहर से इलेक्ट्रॉन और डाल रहे हैं, तो क्या छोटे साइज में रिपल्सन ज्यादा होगा? लेकिन वही साइज बड़ा है तो वो इलेक्ट्रॉन आसानी से एकोमोडेट हो सकता है, वो इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन कम लगेगा। अगर साइज छोटा है, मान लो मैं सेकेंड पीरियड एलिमेंट कार्बन की बात करता हूं और थर्ड पीरियड एलिमेंट में सिलिकॉन की बात कर लेता हूं, ये कार्बन है, ये सिलिकॉन है। कार्बन के पास पहले से कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, जितने एटॉमिक नंबर उतना इलेक्ट्रॉन है। कार्बन के पास पहले से 6 इलेक्ट्रॉन है, जैसे ही आप एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा डालोगे क्या रिपल्सन हो जाएगा? क्यों? छोटा साइज है, छोटा साइज है, पहले से 6 इलेक्ट्रॉन है, 7वां इलेक्ट्रॉन आते ही आपस में भिड़ के रिपल्सन होने लगा। लेकिन सिलिकॉन का क्या बड़ा साइज है, बड़ा साइज है तो जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया उसमें रिपल्सन कम लगेगा, तो इट कैन इजीली एकोमोडेट इलेक्ट्रॉन। थर्ड पीरियड वालों का साइज बड़ा है, आसानी से इलेक्ट्रॉन को यहां पे रख सकते हैं। सेकेंड पीरियड का साइज छोटा है, रिपल्सन होगा, इसलिए यहां रिपल्सन होगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो गई। रिपल्सन होगा ना तो इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी कम हो गई, लेकिन यहां पे आसानी से इलेक्ट्रॉन ऐड हो सकता है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसकी ज्यादा है। थर्ड पीरियड का साइज बड़ा है, आसानी से इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट कर पा रहा है, एफिनिटी ज्यादा है। सेकेंड पीरियड का साइज कम है, रिपल्सन हो रहा है, एफिनिटी कम हो गई। समझे? वही यहां पे लिखा गया है, थर्ड पीरियड एलिमेंट हैव हायर एफिनिटी, क्योंकि उसका साइज बड़ा है, रिपल्सन कम है, आसानी से इलेक्ट्रॉन रख लेगा। बट सेकेंड पीरियड की एफिनिटी कम हो गई, क्यों? क्योंकि साइज छोटा है, साइज छोटा है तो पहले से कुछ इलेक्ट्रॉन है, जैसे ही एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डालोगे आपस में रिपल्सन हो गया, आपस में रिपल्सन हो गया तो थर्ड पीरियड वालों की एफिनिटी कम हो गई, थर्ड पीरियड की ज्यादा हो गई एज कंपेयर टू सेकेंड पीरियड। सेकेंड पीरियड वाले में इसमें एरो बना के लिख लीजिए, सेकेंड पीरियड वाले में स्मॉल साइज, और स्मॉल साइज की वजह से ह्यूज रिपल्सन, छोटे साइज में ज्यादा रिपल्सन है, इसलिए आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं ले पा रहा,
आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं ले पा रहा, मतलब कि एफिनिटी उसकी कम है। अब एक बात बताओ, कभी आपने सुना है ऐसा कि ग्रुप नंबर 1 की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, हलीना की रब से फरियाद में एफिनिटी का ऑर्डर लिख के बताओ। मान लो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। मैंने अभी भी बोला हाइड्रोजन थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, चलो। लिथियम क्या सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है? सोडियम थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। तो आप बोलोगे सर थर्ड पीरियड का एफिनिटी ज्यादा होगा, सेकेंड पीरियड का कम होगा, है ना? और टॉप टू बॉटम एफिनिटी, टॉप टू बॉटम एफिनिटी डिक्रीज होगी, क्योंकि टॉप टू बॉटम साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो न्यूक्लियस से दूर हो गया, तो अट्रैक्शन कम हो गया। तो आप बोलोगे पोटेशियम, फिर रुबिडियम, फिर सीजन, यही यही बोलोगे। नॉर्मल है, आसान है। और -1, ये गलत है भाई। आपने मेटल में कैसे सोच लिया कि इलेक्ट्रॉन लेगा? ये तो अल्कली मेटल है ना भाई, ये तो इलेक्ट्रॉन देता है। ये कब से एफिनिटी रखने लगा? ये कब से अट्रैक्ट करेगा? ये तो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी है अल्कली मेटल की। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 क्या एफिनिटी दिखाएंगे कभी? नेवर। ग्रुप 1 क्या है? अल्कली मेटल। ग्रुप 2 क्या है? अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो मेटल है तो क्या इलेक्ट्रॉन लूज करेगा? और इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो एफिनिटी थोड़ी हुआ। ये तो आयनाइजेशन एंथैल्पी देख रहे थे ना। इलेक्ट्रॉन लूज करना कहां था? आयनाइजेशन एंथैल्पी में ना। एफिनिटी कभी भी ग्रुप 1 ग्रुप 2 में नहीं आ सकती, क्योंकि ग्रुप 1 ग्रुप 2 मेटल है, और मेटल की टेंडेंसी देने की है, ये ले नहीं सकता। एफिनिटी नहीं शो कर सकता, इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर सकता। आया समझ में? तो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में इसीलिए पूछा, कभी भी आपने नहीं देखा होगा। रीजन, मेटल की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन देने की होती है, इलेक्ट्रॉन लेने की नहीं। चलो नेक्स्ट। इसीलिए अब ग्रुप 1 और 2 में तो नहीं होगा, क्या डी ब्लॉक वाले में होगा या नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? सोच के बताना। डी ब्लॉक वाले में देखते हैं। चलो सबसे पहले लिखो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑर्डर, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑर्डर इन, सबसे पहले ग्रुप 30। ग्रुप 30 है आपके पास बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। ग्रुप 13 है, इसमें आप देखते देखो, सबसे पहले मैंने बताया कि जब भी आप ग्रुप में देखो, थर्ड पीरियड वालों की एफिनिटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू सेकंड पीरियड एलिमेंट, है ना? थर्ड पीरियड की एफिनिटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू सेकंड पीरियड एलिमेंट। थर्ड पीरियड की एफिनिटी देखो क्या होगा, थर्ड पीरियड की एफिनिटी यानी कि एल्युमिनियम की एफिनिटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू सेकंड पीरियड एलिमेंट। यही पढ़ते हो आप। और फिर आप सोचोगे कि सर डाउन द ग्रुप कम होता है, और ये हो गया गलत, ये हो गया गलत। क्योंकि मैंने बोला था इसमें साइज में भी एक्सेप्शनल ऑर्डर आया है, इसमें आयनाइजेशन एनर्जी में भी एक्सेप्शनल ऑर्डर था, इसमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में भी एक्सेप्शनल ऑर्डर है। और क्या एक्सेप्शनल ऑर्डर है? सबसे ज्यादा तो थर्ड पीरियड का हो जाएगा, उसके बाद आ जाएगा आपके पास गैलियम, उसके पास आ जाएगा इंडियम, उसके पास आ जाएगा थैलियम, और सबसे कम कौन हो जाएगा? बोरोन। एक्सेप्शनल ऑर्डर है। अब बोलोगे क्यों? बोरोन का हाईली स्मॉल साइज, बोरोन सेकंड पीरियड का है ना, बहुत छोटा साइज है ना, तो क्या इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा? बहुत ह्यूज रिपल्सन हो जाएगा। ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ बोरोन, जब भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डालेंगे, बहुत छोटा साइज है, बहुत तगड़ा रिपल्सन लगेगा। अब रिपल्सन लगेगा तो अनस्टेबल हो गया, वो काम ही नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत कम हो गया। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब क्या बोरोन इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा? नहीं, क्योंकि बोरोन का साइज क्या है? छोटा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन डालेंगे क्या रिपल्सन होगा? तो इसीलिए बोरोन का एफिनिटी हो गया कम। वाई द बोरोन है सबसे लोएस्ट? ड्यू टू स्मॉल साइज। द एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, जो हम एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं, कॉजेज ह्यूज रिपल्सन। द एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कॉजेज ह्यूज रिपल्सन।
ड्यू टू स्मॉल साइज द एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कॉजेज ह्यूज रिपल्सन। ग्रुप नंबर 14 की बात करते हैं। आइए ग्रुप नंबर 14 में कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। मैंने बोला ग्रुप में जब भी आपको देखना हो थर्ड पीरियड की एफिनिटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू सेकंड पीरियड एलिमेंट, यही बोला था। थर्ड पीरियड की एफिनिटी क्या ज्यादा हो गई सिलिकॉन की, फिर एज कंपेयर टू सेकंड पीरियड एलिमेंट यानी कि कार्बन, फिर नीचे जाओगे, इसका एक्सेप्शनल ऑर्डर नहीं, फिर नॉर्मल ऑर्डर है, जर्मेनियम, टिन और लेड। थर्ड पीरियड की ज्यादा हुई, फिर सेकंड पीरियड, फिर डाउन द ग्रुप कम होता गया। इसमें नॉर्मल ऑर्डर है, थर्ड पीरियड, सेकंड पीरियड, फोर्थ पीरियड, 5 पीरियड, 6 पीरियड, ऐसा ही होता है। अगर आप मुझसे पूछो ग्रुप नंबर 15 का एफिनिटी का ऑर्डर, तो क्या होगा? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। अब देखो ये थर्ड पीरियड एलिमेंट दिख गया, थर्ड पीरियड का सबसे ज्यादा एफिनिटी होता है, उसके बाद सेकेंड पीरियड वालों का होता है, फिर आपके पास नॉर्मल ऑर्डर चलेगा, आर्सेनिक, फिर आएगा एंटीमनी और फिर आएगा आपके पास बिस्मथ। अगर आप पूछो ग्रुप नंबर 17 वालों का, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटाइन। थर्ड पीरियड एलिमेंट का, थर्ड पीरियड एलिमेंट क्लोरीन है तो क्लोरीन का ज्यादा होगा, देन आपके पास क्या होगा? सेकेंड पीरियड, देन आपके पास क्या होगा? ब्रोमीन, एंड देन आयोडीन। यही है एस्टाटाइन। नहीं, एस्टाटाइन ऊपर लिख दिया क्या मैंने? क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटाइन। अगर मुझसे पूछा जाए ग्रुप नंबर 16 का, ग्रुप 16 का, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम, जब भी ग्रुप में देखता हूं थर्ड पीरियड एलिमेंट, आप देखोगे थर्ड पीरियड की एफिनिटी सबसे ज्यादा, फिर आपके पास आ जाएगा सेलेनियम, फिर आ जाएगा टेलुरियम, फिर आ जाएगा पोलोनियम और सबसे नीचे आ जाएगा ऑक्सीजन। अगेन ऑक्सीजन का सबसे कम क्यों हुआ? छोटा साइज, जैसे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे थे बहुत रिपल्सन लग रहा था, और रिपल्सन है तो इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहेगा। अब आप कहोगे सर किसको पता चलेगा किसका सेकंड पीरियड और किसका लास्ट में आएगा, किसका बीच में आएगा? भाई यहां देखो सेकंड पीरियड एलिमेंट लास्ट आ गया, यहां देखो सेकंड पीरियड एलिमेंट लास्ट आ गया, यहां पे सेकंड पीरियड एलिमेंट यहां है, कैसे पता चलेगा? याद करना पड़ेगा। यस, हाँ, ग्रुप 15 रिपीट कर दें। हाँ तो हाफ फील्ड है, सारे ही हाफ फील्ड है। कम होगा, नहीं होगा कहना गलत है, कम होगा। देखो पीछे देखो, क्या एफिनिटी नहीं है या कम है? बाकियों से कम है, बाकियों से कम है। एफिनिटी है, बाकियों से कम है। हाँ, एफिनिटी किसका नहीं होता है? एकदम जीरो किसका होता है? एफिनिटी एकदम जीरो किसका होता है? इनमें बहुत हल्का फुल्का एफिनिटी होता है, ऑलमोस्ट टू जीरो, बट बहुत कम होता है। चलो नेक्स्ट, ऑक्सीजन का भी क्यों कम हुआ? द सेम रीजन। यस, हाँ, एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर है बेटा, कांट हेल्प। मैं मानता हूं आपकी बात है कि कार्बन को भी तो स्मॉल साइज है, उसका भी छोटा हो जाना चाहिए, उसका नाइट्रोजन भी छोटा हो जाना चाहिए, फ्लोरीन को भी छोटा हो जाना चाहिए, बट दीज आर द एक्सेप्शनल ऑर्डर्स, कांट हेल्प। ये डेटा बेस्ड है बेटा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री डेटा से बनी केमिस्ट्री है, क्यूट केमिस्ट्री बोलते हैं इसको। पता नहीं बेचारे के साथ कब क्या हो जाता है। जैसे एक बहुत बड़े क्रिएटर हैं विकास दिव्यकीर्ति, देखा आपने, सुना है? बहुत अच्छे इंसान है, तो उन्होंने बहुत अच्छा वर्ड यूज किया कि एनटीए बहुत क्यूट है, पता नहीं चल रहा उसको लीक हो जा रहा है, बहुत क्यूट सिस्टम है। केवल एस ब्लॉक वाले की एफिनिटी नहीं होती है, बाकी पीरियोडिक टेबल में सब जगह एफिनिटी होती है। एस ब्लॉक
बहुत हाईली रिएक्टिव मेटल है, मतलब वो बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, तो वो कभी भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करेगा, अट्रैक्ट नहीं करेगा। बट रेस्ट ऑल दे कैन एक्सेप्ट। बट ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में कभी भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मत लगा देना। एफिनिटी क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना। और ग्रुप 1 ग्रुप 2 की टेंडेंसी क्या है? इलेक्ट्रॉन को देना। जल्दी से लिखो। तो बाकी टाइम पे तुम कैसे पढ़ते हो? सुनो, तुमसे पूछ रहा हूं, बाकी टाइम पे कैसे पढ़ते हो? ऊपर लाइब्रेरी में? ओके। मुश्किल नहीं होता है? कंसंट्रेशन बनता है? चलो अच्छी बात है। तुम्हारा भी सेम सीन, लाइब्रेरी में रहते हो या जाते हो? पास में ही है? बहुत मुश्किल नहीं होता होगा यार, सुबह 8 बजे आना, फिर उसमें आज आपका पहला दिन था ऊपर में? अच्छा, पहले से कर रहे हैं? मैंने देखा, मुझे लगा कि पहला दिन है आज, कैसे ही समझ आ रहा होगा, आज तो कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म चल रहा है। ठीक है, चलो अच्छी बात है। लिख लिया? आज सोचो, कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म के लिए मैंने सोच रखा था मॉडल से पढ़ाऊंगा, मॉडल ही छूट गई घर पे। आज सावन का पहला सोमवार है। ऐसा लोग कहते हैं कि सावन के पहले सोमवार का व्रत रखने से, ऐसा लोग कहते हैं। मैं तो मस्त अभी डोसा खा के आ रहा हूं सुधांशु सर के साथ। अपना कॉन्सेप्ट क्लियर है भाई। देखो, कई लोग कहते हैं ना अच्छी बीवी मिलेगी, है ना, घर वाले मम्मी कहती हैं कि व्रत रख लेना अच्छी बीवी मिलेगी तुमको। अच्छी और बीवी, और जब वो मम्मी बोल रही थी तो मेरे पापा वहां नहीं थे, समझ रहे हो? और दूसरी चीज कि अच्छी बीवी नहीं होती, अच्छा पति होता है। समझ रहे हो ना? लड़कों, कॉन्सेप्ट क्लियर है ना इस बारे में? यस, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अपन अच्छे हैं बस, है ना? लड़कियों पे ज्यादा भरोसा नहीं करना। नहीं करते ना? कूल। आपको मैंने अपनी कहानी तो सुनाई दी है, तो इसलिए मेरी कहानी से शिक्षा लीजिए। लाइफ को मल्टीपल चॉइस बनाइए, क्यों सिंगल चॉइस में रहना है? भाई तुम तोड़ोगे क्या? चलो, नोट लिखो, नोट। एंड मैं पढ़ाई की बात कर रहा था। हाँ, नोट लिखो। नोट में एक एक्सपेरिमेंटल डेटा है कि जितने भी ग्रुप 17 वाले एलिमेंट हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटाइन, ये वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं, इन सब की एफिनिटी पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे हाईएस्ट होता है। इनफैक्ट ग्रुप 16 वालों से, ग्रुप 16 के हर एलिमेंट से ग्रुप 17 की एफिनिटी ज्यादा होती है। ठीक है? इस पे एक पीवाईक्यू है, इसलिए लिखवाया जाता है। तो लिखो यहां पे कि ऑल ग्रुप 17 एलिमेंट्स, ऑल, सारे के सारे ग्रुप 17 एलिमेंट्स, ब्रैकेट में कर लो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, all group 17 elements have higher affinity. All group 16 elements have higher affinity than group 16 elements. ग्रुप 16 एलिमेंट से हायर एफिनिटी है, और ग्रुप 16 एलिमेंट मतलब ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम। All group 17 elements have higher affinity than all group 16 elements. सारे के सारे ग्रुप 16 एलिमेंट से इनकी एफिनिटी ज्यादा होती है। जैसे अगर मान लो आपको कंपेयर करना है, कंपेयर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, मान लो आपको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कंपेयर करना है, ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन और क्लोरीन। एक और ले लो, सेलेनियम, और यहां पे ले लो ब्रोमीन। 6 एलिमेंट्स दिए गए हैं, कंपेयर। 6 एलिमेंट्स दिए गए हैं, कंपेयर हुआ।
अभी अभी मैंने बोला कि ग्रुप 17 के सारे एलिमेंट्स का एफिनिटी इनसे ज्यादा ही होगा। तो अभी देखो, इसका मतलब मैं बोल सकता हूं ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम से एफिनिटी ज्यादा होगी किसकी? फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन का। यह बात क्लियर है? ग्रुप 17 की एफिनिटी ज्यादा है 16 वालों से। इनमें किसकी एफिनिटी ज्यादा है? इनमें क्या आपको पता है? क्लोरीन की एफिनिटी सबसे ज्यादा है, फिर फ्लोरीन और फिर ब्रोमीन। फिर ग्रुप 16 का सबसे कम होता है। ग्रुप 16 में सबसे ज्यादा किसका है? सल्फर का है। इससे कम किसका है? सेलेनियम। और इस ग्रुप में देखो ऑक्सीजन सबसे कम होता है। दिस इज द करेक्ट ऑर्डर। तो इसमें बस एफिनिटी का ऑर्डर ऐसे देखना होता है, इसका सबसे ज्यादा होगा, फिर इनमें कंपेयर करो, थर्ड का ज्यादा, फिर फोर्थ, फिर थर्ड का, फिर सेकंड, फिर फोर्थ, इसमें थर्ड, फिर एंड सो ऑन। हो गया? तुम लोगों के लिए बोर नहीं होता है? मैं सारी कहानी सेम बैच में सेम कहानी सुनाता हूँ, तो जो रिपीटेड बैच में आते हैं उनके लिए बोर हो जाता होगा नहीं? सेम कहानी। अब मैं गुरु पूर्णिमा की कहानी यहां भी सुनाऊंगा, तुम लोग रिपीट मोड में। इसमें नहीं सुनाए हैं ऑब्वियसली, और सुनाऊंगा भी नहीं। नहीं नहीं, कहानी सुनाने थोड़े आए हो। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो। तो मेरे गुरु जो हैं वो एनवी सर हैं, नितिन विजय सर, जानते हो? फिजिक्स के जो टीचर हैं। तो ही हैज बीन माय गुरु फॉर ऑल टाइम। तो कल गुरु पूर्णिमा थी, तो आई जस्ट रिमेंबर्ड हिम, आई जस्ट कॉल्ड हिम। ऐसे बात, हम हमारे को अच्छे से जानते हैं वो, वी आर लाइक अ फैमिली। मोशन जानते हो? मोशन एनवी सर को जानते हो? तो ऐसे चौंक क्यों रहे हो? चौंको मत, ठीक है? तो उनका मैं स्टूडेंट रहा हूं जब वो पढ़ाते थे ना, बहुत पहले, जब मोशन अभी जस्ट नया नया काइंड ऑफ फॉर्म हुआ था, राइट? नया बना था। उन्होंने बंसल क्लासेस में पहले सर पढ़ाते थे, एनवी सर। वहां से छोड़ के उन्होंने अपना उनका कुछ इशू हो गया था, राइवलरी हो गई थी उधर बंसल क्लासेस में, ठीक है? थोड़ा सा वो कवर किया हुआ है कोटा फैक्ट्री 2 में, हल्का सा कवर्ड है, और बहुत ज्यादा कवर्ड है क्रैश कोर्स एक सीरीज है ऑन प्राइम, राइट? तो पूरी एनवी सर के ऊपर बहुत सारी कहानियां बनी है, इफ यू नो, ठीक है? तो बहुत सारी, मतलब ही हैज बीन अ सुपरस्टार टीचर, ठीक है? तो वो उन्होंने बहुत सारी कहानियां बनाई है, तो उनके ऊपर बनी है मूवी में। तो बहुत इंस्पायरिंग, बहुत, मैं उनको हर चीज आज भी कॉपी करता हूँ, एवरीथिंग आई कॉपी हूँ। जो भी वो करते हैं मैं उनको बस टेप लेता हूँ, और उससे मेरी लाइफ बड़ी अच्छी हो जाती है। वो कहते हैं ना, आप गुरु मान लो किसी को दिल से, तो आप पहुंच जाते हो जहां आप नहीं सोचो, वहां तक पहुंच जाते हो। तो वैसे ही कुछ मेरे साथ हुआ है। उन्होंने मतलब मेरी जिंदगी बदली है, काफी काफी बदली है। मतलब इनफैक्ट मैं बता देता हूं आपको भी, मैं ऐसा स्टूडेंट था कि क्लास में सबसे पहले पहुंचता था, जिसमें 2-3 बच्चे आते थे, और जानबूझ के सबसे पीछे बैठता था, क्योंकि पीछे वाला सीट ना चला जाए। समझ रहे हो? लोग क्या करते, जनरली आगे बैठना होता था, इसलिए पहले आ रहे हैं। मैं पहले इसलिए आता था कि मेरे को पीछे बैठना है, कि टीचर से नजर ना मिल जाए, टीचर कुछ पूछ लेगा तो बस, क्योंकि आता जाता कुछ था नहीं, ठीक है? तो एकदम पीछे बैठता था, एकदम पिलर विलर में ऐसे करके, और जैसे मान लो मेरे पीछे को बैठा है, मैं ऐसे करके बैठता था, ठीक है, कि कोई देख ना ले। तो फ्रॉम दैट 2013-14 है वो, 13-14 का टाइम है, मुझे याद है, 13-14 में, जब मैं शक्ल छुपा रहा था, लोगों को फेस नहीं करना चाह रहा था। फ्रॉम दैट टू दिस जो कवर हुआ है, दिस जर्नी, वो पूरा हर गुरु पूर्णिमा को मेरे को दिखता है, ठीक है? तो मैं एनवी सर का नाम सुना, किसी मेरे भैया ने बताया था कि एनवी सर से पढ़ो जाके। तो उस समय क्या होता था कि आप एक सब्जेक्ट भी अच्छे से कर लोगे तो आपका जेई हो जाता था। एक सब्जेक्ट बस आना चाहिए, या तो मैथ्स, या तो फिजिक्स, या तो केमिस्ट्री। अब बाकी में 10-10, 5-5 नंबर ला दो तो हो जाएगा। तो उतना तो आदमी पढ़ ही लेगा 10-5 नंबर के लिए। और 120 नंबर आउट ऑफ 360 में अच्छा एनआईटी मिल जाता था हमारे टाइम पे।
तो पहली बार जब मैंने दिया था तो मेरे 121 आए थे, फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम कुछ नहीं हुआ था। 121 वाले को कोई नहीं पूछता है, ए ताली बजाने की जरूरत नहीं। 121 वाले को कोई नहीं पूछता। तो 120 पे कट ऑफ होता है, और लेकिन 124-25 पे ओबीसी वाले को मिल जाता था, जनरल वाले को 140-40 तक मिल जाता था। अच्छा एनआईटी। दूसरी बार दिया, अगेन कुछ नहीं हुआ। थर्ड, तीन बार पढ़ा हूं मैं, 3 बार एनवी सर के साथ पढ़ा हूं। और एक अनस्टॉपेबल वीडियो आई थी संदीप माहेश्वरी की, राइट? देखा है आपने? आसान है, देखा है? देखना अगर नहीं देखा है तो। उस वीडियो ने मेरे ऊपर बहुत गहरा प्रभाव छोड़ा। पता नहीं क्यों, कैसे होता है ना, जब सारी चीजें मिलनी होती है तो नेचर वो मिला देता है, सारी कायनात जुट जाती है मिलाने में। तो वैसे ही कुछ हुआ था। अनस्टॉपेबल वीडियो, मेरे अपने दिमाग में क्वेश्चंस हो रहे थे कि मेरा लाइफ में कुछ क्यों नहीं अच्छा हो रहा है, मेरे को क्यों नहीं समझ आ रहा है, मेरे को सब्जेक्ट में मेरा स्कोर क्यों नहीं आ रहा है, मेरा नंबर क्यों नहीं आ रहा है, बहुत सारे क्वेश्चन चल रहे थे। पापा मम्मी को लगता था कि ये तो 10 सीजीपी वाला लाया हुआ लड़का है, ये तो कोटा में जाके कोटा हिला रहा होगा, उधर जाके एकदम मस्त कोटा कांप गई होगी कि भाई ये कौन आया। फिर हुआ कि भाई, है ना ऐसा, और घर वालों को ऐसे ही होता है कि भाई आप 10 सीजी पे लाए हो, आप ही हो, है ना? और हमें पता होता है कि भाई वहां कुछ नहीं है, राइट? तो हमारे घर वालों को ऐसे ही था कि भाई ये जैसे ही कोटा की धरती पे कदम रखा होगा, कोटा की धरती हिली होगी कि भाई परमवीर विशाल तिवारी आ गए हैं। ऐसा बहुत कम हुआ, ऐसा हुआ ही नहीं कभी। 4-5 महीने जब बीत गया ना, तब मैं एक दिन बस अनस्टॉपेबल वीडियो देखा 2-3 बार, बहुत हिम्मत जुटाया अंदर से और बोला कि आज तो एनवी सर से बात करना है, क्योंकि वही मेरी आइडियल थे। मैं टीचर्स को, मेरे स्कूल में मेरे आइडियल टीचर्स रहे हैं, कोचिंग में मेरे आइडियल टीचर्स रहे हैं। तो टीचर्स को मैं एनवी सर को वैसे बहुत कॉपी करता था। एक टाइम था जब एनवी सर अपनी जवानी के टाइम पे चल रहे थे, जब मैं पढ़ रहा था उनसे, तो एनवी सर कभी भी कॉलर वॉलर नहीं लगाते थे। एनवी सर ऐसे करके पढ़ाते थे, उनका अपना रौला था एक। एनवी सर आते थे एकदम ऐसे, अरमानी एक्सचेंज की ऐसे करते थे, पहले आते थे, यहाँ रखेंगे, हाँ भाई कैसे हो, ये उतार के रखते, जस्ट टू शो कि उनके पास सबसे महंगी ब्रांड है। दूसरा, अब मैं एक कहानी बताता हूं और आपको सुननी चाहिए। वो जो महंगी ब्रांड है वो मैंने उस समय पता किया, एंड उधर जाके कि सर की घड़ी कितनी है। उनका पीए होता था जो पीछे वाटर बॉटल वगैरह लेके आता था। पूछा कि सर की घड़ी कितने की है? वो हम लोगों से बड़े बात करता था, तो बोलता कि सर 4.5 लाख रुपए की घड़ी है। हमने कहा भाई ये तो इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में कुछ अच्छे कर्म करके आएंगे। तो मैं गया हमारे घर में, वहां कोटा में जाओगे तो विज्ञान नगर है एक, जानते हो आप? तो कोटा फैक्ट्री वगैरह में देखा होगा। तो विज्ञान नगर में मैं रहता था, और विज्ञान नगर में इज अ हब ऑफ 3rd कॉपी 4th कॉपी मटेरियल। माल वहां मिलता है, मतलब आप एडिडास की 200 रुपए में मस्त दिखेगा ऐसे, है ना? प्यूमा में तो ऐसे 100 रुपए मिलती थी, है ना? तो उनका रोलेक्स, मैंने उनको फोटो दिखाया। फोटो से मेरे पास एक सैमसंग का मोबाइल होता था, तो फोटो ऐसे ही सर पढ़ा रहे थे, पीछे से खींच लिया। मैंने कहा कि यार ये वाला मिलेगा क्या? इसका 4th 5th कॉपी ला दो 250-300 रुपए में। मुझे याद है 200 रुपए में मिली वो घड़ी, और एनवी सर जैसे पहनते थे वैसे ही मैं पहना, है ना? सेम कॉपी। मुझे कुछ नहीं पता था मैं क्या कर रहा हूँ, बट मुझे एनवी सर बनना था, कि मुझे सर बनना है बस। मुझे मेरी लाइफ में कोई एम नहीं था, ठीक है? और मैं पागलों की तरह वही कर रहा था जो सर कर रहे हैं, ठीक है? सर आते थे जिस स्टाइल से, अब जैसे मान लो ये खाली है, क्लास के बाद खाली होता था आधे घंटे, फिर दूसरा बैच आता था, तो मैं प्रैक्टिस करता था सर कैसे स्टेज पे चढ़ते हैं, वैसे ही चढ़ता था। फिर मैं आता था वैसे ही वॉक करता था। इट्स काइंड ऑफ आप जीते हो जिंदगी, मैं जी रहा था वो जिंदगी। बहुत एक होता है ना डाई हार्ड फैन, तो वैसा था। और फिर जब ये सब करता था तो एमडी सर को किसी ने बताया, उनके पीए ने या फिर फ्लोर मैनेजर, कि यार आपकी एक्टिंग करता है सर, पढ़ाने की नहीं, आता ही नहीं था। तो बट बाकी सारी चीजों की। तो एक दिन जब बहुत कनेक्शन हो गया, मतलब होता है ना, व्हेन यू कॉपी, व्हेन यू फील, व्हेन, तो आप, मैं जी रहा था उनकी जिंदगी, बहुत कनेक्शन हो गया। तो मैं एक दिन गया और उनके सामने एकदम फट गया केबिन में उनके। आई ब्रोक, मतलब मैं मेरे को चुप कराने में मैं रो रहा हूँ पूरा। मैं हूँ 11th क्लास में और भयंकर हो रहा हूँ, और क्योंकि मुझे पता था कि सॉल्यूशन निकलेगा तो इसी इंसान से निकलेगा, वरना नहीं होता। तो अगर सर बोलते उस समय कि ठीक है तुम बोरिया बस्तर बांधो जाओ, तो मैं चला ही आता, क्योंकि मुझे उनसे ज्यादा उस समय किसी पर ट्रस्ट नहीं था। फिर उन्होंने बताया कि प्रॉब्लम क्या है, तो फिर मैंने उनको सारी चीजें एक्सप्लेन की कि मुझे कुछ पढ़ने नहीं पड़ता, जो आप बोलते हो सुनने में अच्छा लगता है, बट काम नहीं आ रहा है, कहीं वो नहीं लग रहा है। और मुझे याद है मोशन की येलो कलर की मॉड्यूल मिलती थी,
और मैं अपने बिस्तर से बहुत दूर रखता था उसको, क्योंकि बहुत जब देख लेता था उस रात नींद नहीं आती थी। पन्ना पलटा, पता नहीं क्या लिखा है। ये जरूर पता था कि यार इसी से रिलेटेड कुछ चल रहा था क्लास में, लेकिन समझ ही नहीं आ रहा है। नोट्स रिवाइज करना है, नोट्स याद है, नोट्स में आप पूछो सवाल ऐसे रट रट के बता देंगे। प्रॉब्लम ये था, मेरा माइंड था कॉग्निटिव। कॉग्निटिव का मतलब मैं याद बहुत चीज जल्दी कर सकता था। तो अगर मैं शायद आईएएस की प्रिपरेशन करता, अगर मैं शायद रेलवे की प्रिपरेशन करता, अगर मैं नीट की प्रिपरेशन कर लेता, नीट छोड़ो, अगर मैं आईएएस और वो कर लेता, तो मैं आज शायद ठीक ठाक कर रहा होता, नीट भी कर रहा होता, मजाक की बात है। बट हाँ, मैं कर रहा था इंजीनियरिंग की तैयारी जिसमें कॉग्निटिव और थॉटफुल मेमोरी चाहिए होती है, थॉटफुल चीज चाहिए होता है, मेरे पास नहीं था। 9th-10th में बिहार में क्या ही पढ़ाते हैं यार, कुछ नहीं पढ़ाते, बहुत बहुत घटिया लेवल का पढ़ाई होता है, आपको पता ही है। वहां गया, कुछ हवा नहीं लगा। एनवी सर ने फिर बताया, बहुत चुप कराया उन्होंने बहुत अच्छे से कि तू बैठ, कोई दिक्कत नहीं, बताते हैं। फिर उन्होंने मेरे को बहुत अच्छे से बताया कि देख, 1 साल में नहीं होना, क्लियर कर लो, 1 साल में नहीं होगा, 2 साल में नहीं होगा। फिर मैं 12th में गया था, सर का नाम सुनकर, तो मैं 12th में गया, उस साल कुछ नहीं हुआ, जैसा सर ने बताया वैसा ही हुआ। 121 नंबर आया, 120 कट ऑफ था, ठीक है। और फिर दूसरे साल फिर वैसे ही कुछ 126 127 नंबर आए। तीसरे साल ठीक नंबर आ गया, जिसमें एनआईटी मिल रहा था 140 142 के आसपास। तो सोचो मेरा जर्नी, आप देख रहे हो 120 128 142 नंबर कितने बढ़ रहे हैं, और समय कितना लग रहा है, पूरे साल। 20 नंबर बढ़ाने में पूरे साल भर लग गए। लेवल ऑफ जड़ बुद्धि समझ रहे हो, वैसा ही था। एनवी सर ने क्लियरली बोला नहीं होगा भाई इस तरह से। और मेरे पास, मैंने 3 ड्रॉप लिया, जानते हो क्यों? क्योंकि 3 ही ड्रॉप अलाउड होता है जेई में। अगर और होता तो मैं और करता। बहुत वीकेस्ट ऑफ वन, राइट। और कॉलेज स्कूल टॉपर, ये टॉपर, साइंस ओलंपियाड क्वालिफाई के भी मेरे को भरोसा नहीं हो रहा था मेरी जिंदगी में चल क्या रहा है, अचानक से उठा पटक ऐसे। और फिर जिस साल फर्स्ट ईयर क्यों खराब हुआ वो कहानी एक बार सुना चुका हूं, उसको ऐड नहीं कर रहा हूं, क्योंकि एनवी सर से को पता चल जाता, वो फिर बताते तुम जो यहाँ कर रहे हो, तुम जो हो रियल लाइफ में, वो अलग है। तो वो मैंने एनवी सर के सामने वो स्टोरी नहीं रखी थी। फर्स्ट ईयर और ऑलमोस्ट सेकेंड ईयर पार्ट खत्म हो गया था एक बहुत सुंदर महिला के चक्कर में, ठीक है। तो मेरे 120 और 121 नंबर, शायद वो 140 150 हो सकते थे, लेकिन अब ठीक है, लेकिन मैं पढ़ा के उधर तो बढ़वा दिया, खुद कम हो गए। वो बहुत पुरानी बात है, ये तो रिसेंट तुम बता रहे हो। तो क्या है उसके बाद, वही है, एनवी सर ने बहुत लाइफ बदली, बहुत। 2 साल 3 साल पढ़ा बहुत अच्छे से। लकीली मेरे को 140 उस साल आ गए थे, तो मैं वो मिल रहा था मेरे को, आप जानते हो कुरुक्षेत्र, एनआईटी कुरुक्षेत्र है बहुत अच्छी, ठीक है, एनआईटी कुरुक्षेत्र, उसका मेरे को सिविल मिल रहा था। सिविल जानते हो, जो ये रोड बनाते हैं। फिर उधर हमीरपुर, मिस्त्री नहीं होते वो, सिविल इंजीनियर मिस्त्री होते, कैसे बेइज्जती कर रहे हैं यार। सिविल इंजीनियर इंजीनियर होते हैं और वो मिस्त्री का काम नहीं करते हैं, ठीक है। तुम लोग यार मीम देखते हो आ ज्यादा यार, गजब हो। फिर छोड़ छाड़ के सब कुछ हुआ कि कंप्यूटर साइंस पढ़ना है, नौकरी लग जाएगी, ठीक है। कंप्यूटर साइंस पढ़ा और फिर अपनी जर्नी स्टार्ट हुई। वहां से कॉलेज ने बदला, एनवी सर ने बदला, बट द फर्स्ट लाइफ का जो एक्सपोजर मिला, जो सही चीजें समझ में आने लगी लाइफ को लेके, फिर वहां से मुझे लाइफ बदल गई। द ट्रू थिंग्स, वन वाज माय गुरु एनवी सर, और सेकंड थिंग वाज संदीप माहेश्वरी की वो अनस्टॉपेबल वीडियो। होती है कोई कोई वीडियो आपको इतना टच कर जाती है वो आपको बदलने पे मजबूर कर देती है, तो वैसा ही था। आप भी क्या, लव स्टोरी कुछ नहीं था यार, मैं पढ़ाता था, वो पढ़ती थी, वो चली गई, मैं रह गया। इसमें आप लोग समझदार इंसान हो ना, एडल्ट हो चुके हो ना, इसमें इतना वो क्यों ले रहे हो, हेवी क्यों ले रहे हो, लोड क्यों ले रहे हो। मैं पढ़ा रहा था, वो पढ़ रही थी, वो कॉलेज चली गई, मैं वही रह गया। छोटी सी कहानी होता है ना, एक राजा था एक रानी थी, राजा मर गया, कहानी खत्म। वैसे ही हुआ, मैं पढ़ा रहा था, वो पढ़ रही थी, वो कॉलेज गई, कहानी खत्म। समझ रहे हो। उसके बाद क्या पढ़ा रहे थे तुम लोग जो हो ना, चलो तो कहने का मतलब ये होता है
कहने का मतलब ये होता है कि लाइफ में कब यू टर्न आ जाए, कब राइट टर्न आ जाए, लेफ्ट टर्न आ जाए, जिंदगी बदल जाए, बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। और मैं हमेशा बोलता हूं कि लाइफ में सीरियस रहा करो अपने गोल के लेके। इफ यू आर सीरियस, समथिंग विल हिट, समथिंग विल कम इन योर वे एंड लाइफ विल चेंज। कुछ होगा, जरूरी नहीं है डॉक्टर बन के अच्छा हो, जरूरी नहीं हो डॉक्टर बन के अच्छा हो, जरूरी नहीं इंजीनियर बन के अच्छा हो, लाइफ में बहुत अच्छा हो सकता था। और मेरे साथ एक विवेक मेरा दोस्त था, मेरा नाम विशाल विवेक, उसका नाम विवेक। रोल नंबर आगे पीछे होता था तो 7th 8th में चीटिंग बहुत होती थी एग्जामिनेशन में। तो हम 7th क्लास से दोस्त बन गए थे कि शुरुआत के 4 चैप्टर मैं पढ़ के जाता था, शुरुआत लास्ट के 2 चैप्टर वो पढ़ के जाते थे, मिला के लिखते थे, टॉपर। अब आपको पता चला होगा मेरा 10 CGP भी आया था। विवेक और हम बहुत अच्छे दोस्त, मेरे साथ कोटा रहा, फर्स्ट अटेम्प्ट में IIT क्लियर। कॉन्फिडेंस की धज्जियां देखी मेरे कैसे उड़ी होगी, सोच लो। सेकंड मेरा साकेत था, फर्स्ट ड्रॉप लिया IIT रुड़की। मेरे 2-3 दोस्त हम गए थे मोतिहारी से कोटा, पहले वाले का फर्स्ट अटेम्प्ट, दूसरे वाले का सेकंड अटेम्प्ट, IIT क्लियर, और मैं पढ़ा रहा था। समझ लो कहानी। तो ये कहानी थी, छोटी सी कहानी है। सीरियस रहोगे लाइफ में तो पता नहीं कब किसका बात, कब किसकी डिसीजन, कब किसकी लाइफ को जब कहते हैं ना प्रीच करते हैं लोग कि यार ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, सीरियस रहोगे तो लाइफ में अच्छा हो जाएगा। ठीक है, खैर आप लोग गुरु पूर्णिमा में किसी को याद किए थे? ये तो फर्जी बात है, अब सही बोलो, अब सही बोलो। आपने गलत किया। एक आपके लाइफ के सबसे बड़े गुरु आपके मम्मी पापा हैं, राइट? मैं कल नहीं था यहाँ पटना में, मैं मोतिहारी गया था, और मैं कल रात में 2-2:30 बजे पहुंचा हूँ पटना वापस, क्योंकि 8 बजे की क्लास लेनी थी। तो बिकॉज लाइफ के सबसे बड़े गुरु कौन है? मम्मी पापा। मैं पहुंचा, मैं बहुत अच्छे से उनको एहसास दिलाया। एक्चुअली क्या होता है ना, बड़े अच्छे, अब फिर तुम लोग शोर मचाओगे, प्यार करना नहीं, प्यार जताना आना चाहिए। उसी तरह रेस्पेक्ट, उसी तरह आप सब लोग अपने मम्मी पापा से बहुत बहुत ज्यादा लगाव है, बहुत चाहते हैं, है ना? आप सब लोग के लिए वही है लाइफ, वही जिंदगी है, राइट? लेकिन आपने कल ना फोन किया होगा, 90% 99% लोग यही होगा, ना आपने फोन किया होगा, ना आपने कुछ सोचा भी होगा उनके बारे में कि हाँ आज गुरु पूर्णिमा है, ना आपने कुछ मन में भी नहीं आया होगा। मैं आपको बता देता हूं, मन में भी नहीं आया होगा। बट ये कितनी गलत बात है, आप समझ रहे हो? कोई एक इंसान आपके लिए पूरी जिंदगी दे रहा है, वो 2 ही लोग हैं बस, बाकी सब लोग आप अच्छे हो तो ही साथ में अच्छे हैं, ये भी ध्यान रखना। तो लाइफ के लिए पहले गुरु तो वही है। इस गुरु पूर्णिमा शायद आप भूल गए हो, अगली बार से मत भूलना, राइट? दिस इज वेरी, मतलब कुछ चीजें हैं जहां पे आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे आपके मम्मी पापा के साथ, ठीक है? आपको एक और इंस्टेंस बताता हूं। 2 साल पहले एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन थे, जिनकी एक डॉटर थी। पता नहीं आप लोग बैच में मैं इतने सीक्रेट्स क्यों बताता हूं, ऊपर वाले बैच में तो बताते ही नहीं मैं। जिनकी एक डॉटर थी, बहुत बड़े पॉलिटिशियन, नाम नहीं लूंगा, जिनकी एक डॉटर थी जिनसे मेरी शादी तय हो रही थी। 1-1.5 साल पहले की बात है। तो इसमें हो करने की जरूरत है, मैं लड़का हूं तो मेरी शादी तय होगी। तुम्हें क्या लगता है मैं कुछ अलग कर रहा हूं शादी करके? गजब हो यार। तो बस एक मुद्दे पे शादी मैंने मना कर दिया था। वो एक मुद्दे थे मेरे मम्मी पापा। मैं उनके साथ कॉम्प्रोमाइज, बिहार में मैं उनके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता था। और मैं शादी कर लूं, मैं खुश रहूं और मम्मी पापा नहीं रहे खुश, तो फिर वो गलत है। और मैंने उसमें मानो तो बहुत नुकसान हुआ, नुकसान इन टर्म्स ऑफ अगर मैं कर लेता तो बहुत कुछ अच्छा हो जाता लाइफ, बट मैं वहां कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, और वो नहीं करूंगा कभी भी लाइफ में। कोई भी किसी भी पड़ाव पे हो, वहां पे नहीं करना। दैट थिंग यू हैव टू मैनेज ऑल द टाइम, ठीक है? ये सीख है जो आपको मेरे से सीखनी चाहिए। मैंने बहुत कुछ सीखा है मेरे लाइफ में। आधा रोल मेरे टीचर का ही है, आधा ज्यादा रोल मेरे टीचर का है, और मोस्ट ऑफ द टाइम मैं अपने पापा को कॉपी करता हूं या तो एनवी सर को कॉपी करता हूं, ठीक है? जो पोलाइट आप देखोगे मेरे सामने, मैं कभी चिल्लाते हुए किसी को नहीं देखा होगा कि अरे ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मेरे को गुस्सा नहीं आता, मेरे को चिल्लाना पसंद नहीं है, मेरे को लड़ना पसंद है, मेरे को वो नहीं है। अगर कुछ होता है मैं साइड हो जाता हूँ, मैं रिक्वेस्ट कर लेता हूँ। अभी कोई बच्चा वहां पे लड़ रहा था, मैं घबरा गया देख के कि भाई क्यों लड़ रहे हो तुम लोग, क्या कर रहे हो, क्या मिलेगा उससे? तुमने एक दूसरे को बहुत कर लिया, अब क्या मिल जाएगा उससे? ईगो सेटिस्फैक्शन। वो 2 साल बाद वो कुछ नहीं रहेगा। तो लाइफ में ना फेलियर देखना बहुत जरूरी है, आदमी जमीन से जुड़ जाता है।
राइट। फेलियर देखना बहुत जरूरी है। तो एनवी सर से मैंने पोलाइटनेस सीखी, बहुत बड़े इंसान है, आप उनको जाके बोल दो कि सर ये काम है, वो करा देंगे, 200% करा देंगे, ठीक है। द रियल फिजिक्स मैन, रियल फिजिक्स मैन, ही इज द वन, राइट। ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर हिम, ह्यूज, ठीक है। मैं अभी भी जाता हूं तो आप सोचो कोटा में मेरे को होटल लेने की जरूरत नहीं होती, उनको पता है कि ये आ रहा है, या तो मैं चुपके गया हूं चुपके आया हूं। अगर मैं आ रहा हूं तो उनसे सोचो कितनी अच्छी बॉन्डिंग है मेरी, कि वो अपने घर पे ही बुलाते हैं मेरे को कि आप यहीं रहो, यहीं जाओ। और मेरे को उनकी उनकी वाइफ बहुत अच्छे से जानती है, स्वाति मैम, आप शायद जानते हो। और उनके पापा जो हेड है, उनकी मम्मी है, सब लोग बड़े अच्छे से फैमिली रिलेशन है, राइट। तो आप किसी को अगर एडमायर कर रहे हैं, किसी से सीखना चाहते हैं कुछ भी, तो आप फुल्ली डिवोट हो जाओ, 100% डिवोट हो जाओ, ठीक है। और कुछ अच्छा होगा लाइफ में, इतना विश्वास रखना और अच्छी चीजें करते रहना, कुछ चीजें पे कॉम्प्रोमाइज मत करना, चाहे कुछ भी हो जाए यार। लाइफ में बड़ी उतार चढ़ाव आएंगे, बहुत बार लगेगा, बहुत बड़े बड़े ऑफर्स दिखेंगे कि ये कर लो, वो चेक होता है, टेस्ट होता है नेचर का। अगर वो आप उस रास्ते पे जाते, उस लालच वाले रास्ते पे, तो आपको बहुत कुछ लॉस हो जाता, राइट। दैट इज अ टेस्ट। क्वेश्चन करो, क्वेश्चन करो। अब क्वेश्चन होगा कि मैं क्यों नहीं पढ़ाता वहां पे, राइट। ठीक है, क्योंकि एक मैंने लगाया हुआ है कि जब मैं बाहर से सब थक जाऊंगा, बाहर से 10-20 साल 15 साल पढ़ाने के बाद, तो फिर तो फैमिली है ही, मैं चला जाऊंगा, सिंपल। बट बाहर जितना एक्सप्लोर कर सकते हैं। एक और बता दूं, आई स्टार्टेड फ्रॉम दैट प्लेस, मैंने वहीं से स्टार्ट किया था, नहीं पता है लोगों को, राइट। मैंने टीचिंग करना वहीं से स्टार्ट किया था, उन्हीं के साथ, ठीक है। तो सर से ही सीखा था, इसीलिए आपको मैंने बताया था कि मैं सबसे पहले जब पढ़ाने आया था, फिजिक्स पढ़ाने आया था, समझे। दैट वाज द रीजन। मेरे को सारी फिजिक्स अभी भी आप आधे घंटे दे दो तो मैं ऑलमोस्ट आपको पूरा अच्छे से समझा सकता हूँ। दैट इज वन थिंग, क्योंकि वो इतना बसा हुआ है ना, 3 साल में मैं बस आगे पीछे रहा ही हूं बस, ठीक है। चलो खैर, 3 साल पढ़ा हूं भाई, हाँ उसके बाद पढ़ाया भाई। चलो क्वेश्चन लिखो, कंपेयर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। यस, बस इसके बाद नहीं। चलो 3 क्वेश्चन है, इसको कंपेयर करके बताइए द एफिनिटी ऑफ दिस क्वेश्चन। जब भी आपको रैंडम क्वेश्चन आए, पीरियोडिक टेबल में जैसे एलिमेंट्स अरेंज है, आप वैसे ही अरेंज करिए, फिर बताइए। हुआ। देखो सबसे पहला क्वेश्चन जो है उसमें ऐसा है, सल्फर और थर्ड पीरियड, फिर क्लोरीन थर्ड पीरियड, ऑक्सीजन सेकेंड पीरियड, सेलेनियम कुछ यहां है, बताओ। सबसे पहले देखो, ये फर्स्ट पीरियड है, सॉरी ये सेकेंड पीरियड है, ये थर्ड पीरियड है, और ये फोर्थ पीरियड है। थर्ड पीरियड वालों की एफिनिटी सबसे ज्यादा होती है, हमने पढ़ा है। इसका मतलब सल्फर और क्लोरीन की एफिनिटी सबसे ज्यादा होगी। हमने पढ़ा है ऑक्सीजन की सबसे कम होती है, हमने पढ़ा है ऑक्सीजन की सबसे कम होती है। तो फिर यहां क्या बचा, सेलेनियम। सल्फर और क्लोरीन में किसका ज्यादा होगा, 17 पीरियड का एफिनिटी सबसे ज्यादा होता है। 17 पीरियड का एफिनिटी 16 पीरियड के बाकी एलिमेंट से
सबसे ज्यादा होता है। क्या यही ऑर्डर आएगा? तो दिस इज द ऑर्डर फर्स्ट। सेकेंड वाला देखते हैं। ये तो सिंपल है, फ्लोरीन क्लोरीन ऑक्सीजन सल्फर है। 17 पीरियड का एफिनिटी 16 वालों से ज्यादा होता है। 17 में भी थर्ड पीरियड का ज्यादा होगा और सेकेंड पीरियड का कम होगा। इसमें भी थर्ड पीरियड का ज्यादा होगा और इसका तो सबसे कम हो जाता है। दिस इज ऑर्डर सेकेंड वाले का। थर्ड वाले का देख लेते हैं। थर्ड वाले का एफिनिटी देख लेते हैं। देखो, कार्बन है सेकेंड पीरियड, सिलिकॉन है थर्ड पीरियड, नाइट्रोजन है सेकेंड पीरियड, फास्फोरस है। अब मुझे बता दो जल्दी से, थर्ड पीरियड की एफिनिटी ज्यादा होगी, ये ठीक है, ये सेकेंड पीरियड एलिमेंट है, ये थर्ड पीरियड एलिमेंट है। थर्ड पीरियड वालों की एफिनिटी ज्यादा होगी। इन दोनों में किसका ज्यादा है? हमने देखा हुआ है ना, लेफ्ट से राइट क्या होता है, बढ़ रहा है ना लेफ्ट से राइट। तो फास्फोरस की एफिनिटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू सिलिकॉन, और फिर नाइट्रोजन की एफिनिटी ज्यादा एज कंपेयर टू। दिस इज ऑर्डर। हाफ फील्ड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसीलिए तो लिखवाया था। देखो यहां पे पीछे यहां लिखवाया ना कि सिलिकॉन से ज्यादा है ना फास्फोरस। देखो फास्फोरस है क्या, ग्रुप 15 है ना। भैया क्या किया, रॉन्ग रॉन्ग, मैं ग्रुप 16 जूम करके कर रहा हूं। क्या यहां कार्बन है और यहां सिलिकॉन है, ये नाइट्रोजन है फास्फोरस है। इतना तो पता है कि यार ये जो है हाफ फील्ड है, हाफ फील्ड है ना, और हाफ फील्ड है तो स्टेबल होगा, और स्टेबल है तो एफिनिटी क्या है, कम होगी। स्टेबल है तो एफिनिटी जो है वो कम है। एफिनिटी इज वेरी लेस, लिखो बहुत कम, टेंडिंग टू जीरो, जीरो ही लिखते हैं, ऑलमोस्ट जीरो होता है। अब आ जाओ, तो बचा कार्बन और सिलिकॉन, तो सिलिकॉन का ज्यादा होगा थर्ड पीरियड वाले का। देन आपके पास आ जाएगा सेकेंड पीरियड कार्बन, और इसका नाइट्रोजन और फास्फोरस का कम है, बट इनमें भी किसका ज्यादा होगा, थर्ड पीरियड वालों का ज्यादा होगा ना, और फिर सेकेंड पीरियड वालों का। दिस इज द ऑर्डर। यही आया था आप सब लोगों का, नाइस। लिखो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नहीं, ये देखो ना, ये हाफ फील्ड है, तो हाफ फील्ड है, हाँ, पीरियड थर्ड होने से कोई फर्क नहीं है। सारे के सारे पीरियड, ये सारे के सारे जो हैं सारे हाफ फील्ड हैं, तो इनका तो सबसे ही कम हो जाएगा, समझ गए ना। नेक्स्ट, जितने भी है ग्रुप 2, देखो ग्रुप 18 जितने भी हैं सारे के सारे का सबसे कम होता है, फिर ग्रुप 2, और फिर तीसरे नंबर पर आता है ग्रुप 15, देन रिमेनिंग एलिमेंट्स का होता है। नेक्स्ट लिखो इलेक्ट्रो नेगेटिविटी। क्या होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ध्यान से देखना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बड़ी सिंपल है। अभी तक जो भी हम पढ़ रहे थे वो सिंगल इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। चाहे आयोनाइजेशन है तो बोल रहे हैं कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को हटाना, चाहे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है तो हम बोल रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन अंदर डाल रहे हैं। तो अभी तक जो भी हम पढ़ रहे हैं वो सिंगल इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे पढ़ रहे हैं, यानी कि इंडिपेंडेंट इलेक्ट्रॉन है, बॉन्डिंग वॉन्डिंग नहीं है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक टॉपिक है जहां पे बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन होता है। अभी तक क्या हो रहा था, सिंगल इलेक्ट्रॉन आइसोलेटेड इलेक्ट्रॉन की बात हो रही थी। आयोनाइजेशन में एक इलेक्ट्रॉन का जाना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में एक इलेक्ट्रॉन का आना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्ट होना, ना यहां पे जा रहा है ना यहां पे बाहर से आ रहा है, बस जहां था वही है, अट्रैक्ट हो जा रहा है। ध्यान से देखना, मान लो मेरे पास HCl एक बॉन्ड बना है, कोवलेंट बॉन्ड बना है। अब ये बॉन्ड बना है तो इसमें हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन होगा और इसमें क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। और हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट स्केल होते हैं, अभी पढ़ेंगे, पॉलिंग स्केल, मोलिकन स्केल, स्केल होता है। तो उस स्केल के बेसिस पे साइंटिस्ट ने मेजर करके बताया हुआ है कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है। अभी हम रटेंगे शॉर्ट ट्रिक से कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है कम है, पता चल जाएगा। और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, साइंटिस्ट ने बताया हुआ है, बस हमें याद करना है उसको।
अब देखो व्हाट इज इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कहता है कि अगर कोई कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है तो कोवेलेंट बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन टुवर्ड्स हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, दिस इज इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। फिर देखना, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्ट होना, दैट इज इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। यहां पे बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या करता है, दोनों इलेक्ट्रॉन अपने पास बुला लेगा। पहले क्या था, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास था, क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास था, और मस्त बॉन्डिंग बन रहा था। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या करता है, ये जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है। तो व्हाट इज इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, अट्रैक्शन ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो यहां पे क्या ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, तो अट्रैक्शन ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन या अट्रैक्शन ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या अट्रैक्शन ऑफ कोवेलेंटली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। ये जो बॉन्ड पहले से बना हुआ है, ये बॉन्ड अगर एक तरफ खींच जाए, कहीं इस साइड या इस साइड, कहीं भी खींच सकता है, जिधर हाई इलेक्ट्रोनिगेटिव है उधर खींच लेगा, ठीक है। तो अट्रैक्शन ऑफ बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या अट्रैक्शन ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, खुद की तरफ खींच लेना, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। अभी तक आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, सब में आइसोलेटेड इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, वो बॉन्ड वॉन्ड नहीं बनाया है। पहली बार आप पढ़ रहे हो कि बॉन्डेड बन इलेक्ट्रॉन है, पहले से बॉन्ड बना हुआ है, बॉन्डेड होने के बावजूद अट्रैक्शन कर रहा है, दिस इज इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इसको मैं इसीलिए दिमाग में रखने के लिए आपको बता देता हूं, इस इलेक्ट्रॉन की शादी हो चुकी है, बॉन्ड बना चुका है, फिर भी अट्रैक्शन कर रहा है, दैट इज इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। पहले से कोवेलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है, स्टेबल है, बावजूद इसके वो अट्रैक्ट कर रहा है, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को अभी एग्जांपल में लिखवाऊंगा। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डेफिनेशन लिखिए, द अट्रैक्शन ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर लिखो द अट्रैक्शन ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। बॉन्डेड वो भी कौन सा, कोवेलेंटली बॉन्डेड। ध्यान रखिए इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड में ही काम करेगा, इसीलिए लिखा है कोवेलेंटली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। द अट्रैक्शन ऑफ कोवेलेंटली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, इसको ब्रैकेट में लिखिए शेयर्ड, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो द अट्रैक्शन ऑफ कोवेलेंटली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन या शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अट्रैक्शन किधर होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ कि हाई लो इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव खींच लेगा। द अट्रैक्शन ऑफ बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। द अट्रैक्शन ऑफ बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इसी को कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं EN। कोवेलेंट बॉन्ड बनने के बावजूद अट्रैक्शन होना, दिस इज नोन एज। अब देखो मान लो मैंने इसका एग्जांपल लिखा, एक एटम A है और दूसरा एटम क्या है, B, और जब बॉन्ड बनेगा तो एक इलेक्ट्रॉन इसका होगा, एक इलेक्ट्रॉन इसका होगा, नॉर्मल है, कोवेलेंट बॉन्ड ऐसे ही बनता है, दोनों का एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाता है। मान लेते हैं कि ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है और मान लेते हैं इसको कि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो कोवेलेंट बॉन्ड क्या करता है, कोवेलेंटली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ शिफ्ट हो जाता है। इसी प्रोसेस को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहा जाता है। जो बॉन्ड बनाया हुआ इलेक्ट्रॉन है वो बना बनाया इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ शिफ्ट हो गया, दिस इज नोन एज योर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसको लिख लीजिए, ये जो प्रोसेस है यहां से यहां जाना, दिस इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। द अट्रैक्शन ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, द अट्रैक्शन ऑफ बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या है, वो पढ़ाने वाला है, फटाफट लिखिए। हो गया। अब एक बार जरा ध्यान से देखो, जब बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन
क्या यहां पे बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है? नहीं ना, जैसा था वैसा ही है। क्या बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर का गेन हो रहा है? नहीं। तो ना इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की तरह लॉस हो रहा है, ना इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की तरह गेन हो रहा है। इट इज सिंपली शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या हो रहा है? इट इज सिंपली शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसी बॉन्ड में एक तरफ शिफ्ट हो जाएगा, झुक जाएगा। दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। और इसी को आप लोग पढ़ते हो इंडक्टिव इफेक्ट। पार्शियल शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन इज नोन एज इंडक्टिव इफेक्ट। ये इसी से आता है इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से। वो वहां पढ़ोगे आप। खैर, अब आ जाओ। जब ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुए तो क्या यहां पे डेल माइनस चार्ज आएगा? और यहां से इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ तो क्या यहां पे डेल प्लस आएगा? डेल माइनस और डेल प्लस क्यों आया? प्लस और माइनस क्यों नहीं आया? क्योंकि प्लस और माइनस तब आएगा जब पूरा पूरा इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा हो या पूरा पूरा लॉस हो रहा हो। पूरा पूरा लॉस होता तो प्लस, पूरा पूरा गेन होता तो माइनस। क्या यहां पे पूरा गेन पूरा लॉस हुआ है? नहीं। क्या यहां पे केवल शिफ्टिंग हुई है? तो शिफ्टिंग होगा तो जिधर शिफ्टिंग होगा उधर माइनस, जिधर लॉस हो गया उधर प्लस। इसी को कहते हैं पार्शियल चार्ज। तो यहां पे लिखो ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ड्यू टू EN, पार्शियल चार्ज डेवलप्स ऑन एन एटम। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से पार्शियल चार्ज डेवलप्स ऑन एन एटम। जैसे एक एग्जांपल लेके बताता हूं। जैसे मान लो आपके पास एक एग्जांपल है HCl का, तो मैं आपको अभी बता देता हूं कि Cl इसमें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। Cl मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन Cl के पास चले जाएंगे, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के पास चले जाएंगे। तो Cl पे आ जाता है डेल माइनस और यहां पे आ जाता है डेल प्लस। जैसे आप को एग्जांपल पता होगा वाटर का, OH और H का, तो देखो इसमें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के पास चला जाएगा दोनों इलेक्ट्रॉन, यहां पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के पास चला जाएगा दोनों इलेक्ट्रॉन। तो देखो क्या यहां से डेल माइनस आया? क्या इधर से भी डेल माइनस आया? तो मैं यहां पे लिख दूं 2 डेल माइनस। और यहां से इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ डेल प्लस, यहां से इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ डेल प्लस। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से कभी भी कंप्लीट चार्ज नहीं आएगा, पार्शियल चार्ज आएगा, क्योंकि शिफ्टिंग हो रहा है। नेक्स्ट, अब पॉलिंग स्केल और मोलिकन स्केल जो है, जिससे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का पता लगा था, वो डिपेंड कर रहा था कंपाउंड की आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे। लिखिए कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू, हर एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू होता है, कुछ ना कुछ वैल्यू है, और उस वैल्यू को देख के पता लगाते हो कि ज्यादा है कि कम है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू डिपेंड्स ऑन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू डिपेंड्स ऑन 2 फैक्टर्स। पहला है आपके पास आयोनाइजेशन एनर्जी और दूसरा है आपके पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। बेसिकली जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ये है IE प्लस EA/2, इस तरह से रिलेशन कर बना के रखता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है, जिसका आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, जिसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। IE और EA पे डिपेंड करता है। हो गया? देखो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, क्या वो अट्रैक्शन ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है? और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, वो भी तो अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। डिफरेंस क्या है? ये अट्रैक्शन ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, वो अट्रैक्शन ऑफ आइसोलेटेड इलेक्ट्रॉन है, सिंगल इलेक्ट्रॉन है। बात समझ में आया? यहां पे बॉन्डिंग हुआ हुआ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर रहा है, वहां पे सिंगल इलेक्ट्रॉन इंफिनिटी से अट्रैक्ट हो रहा है। बात ठीक है? तो दोनों में डिफरेंस है। लिखो यहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? EN का बेसिकली लिटरल मतलब है अट्रैक्शन ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी अट्रैक्शन ही है, बट इट इज अट्रैक्शन ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। अब यहां पे अट्रैक्शन जब बोल देते हैं तो यहां पे कंफ्यूजन होता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या सेम है कि अलग है। अभी लिखते हैं, अभी उसको बारे में डिफरेंशिएट करते हैं।
इलेक्ट्रोनिगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दोनों अलग अलग है। आप लोग जिम में जाते हो, खाना अच्छा नहीं है, जिम जाने के पैसे हैं, जिम बहुत महंगा है यार, देखा मैंने, सही में बहुत महंगा है। हाँ, आई तो गो, स्मार्टनेस का राज तुमको नहीं पता चल रहा है। लिखो, सिक्स पैक आ गए बेटा, अभी तो फैमिली पैक है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इस साइड लिखिए EA, और दूसरे साइड लिखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी EN। आइए लिखते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है? गेन ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन या आइसोलेटेड इलेक्ट्रॉन, इसको क्या बोल देते हैं? सीधा लिखो, अट्रैक्शन। अट्रैक्शन होगा तभी तो गेन होगा, एंड गेन। अट्रैक्शन होगा और गेन होगा ऑफ आइसोलेटेड इलेक्ट्रॉन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। आइसोलेटेड के बगल में लिखिए सिंगल इलेक्ट्रॉन, इसको लिखिए ओनली अट्रैक्शन। यहां पे अट्रैक्शन होगा, गेन होगा, यहां पे होगा केवल ओनली अट्रैक्शन ऑफ, वो भी सिंगल नहीं, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। और बॉन्डेड ओनली अट्रैक्शन के एरो देके लिखिए पार्शियल शिफ्टिंग। लिखो, पार्शियल हटा देना, शिफ्टिंग, शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख लो। यस, इंडक्टिव में आएगा पार्शियल, यहां भी आएगा, ये ही इंडक्टिव है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की वजह से ही इंडक्टिव इफेक्ट आता है, ठीक है। पार्शियल शिफ्टिंग, या फिर आप बोल दो उसको शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसके बाद यहां पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, अट्रैक्शन एंड गेन के बगल में लिखोगे एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, वहां पे शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, यहां पे होगा एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसकी जो एनर्जी यूनिट होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की जो यूनिट होती है, अब मैंने बोला था पहला इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक्सोथर्मिक होगा, एनर्जी रिलीज होगी। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ में हमें एनर्जी एंडोथर्मिक देनी पड़ती है। तो इसका यूनिट होगा, क्या होगा? इसका यूनिट होता है किलो जूल पर मोल होता है। आप इसको किलो कैलोरी पर मोल में भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। इसको आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है ना। एक चीज के डिफरेंट यूनिट्स हो सकते हैं ना। कितने बेसिक यूनिट्स होते हैं फिजिक्स में? 7। बेसिक और फंडामेंटल अलग होता है क्या? क्या तो रट्टे रटाए तोते हो भाई। फंडामेंटल पढ़ाए तो तुमको फंडामेंटल पता है, बेसिक बोल दिया तो अरे नहीं सर फंडामेंटल पढ़े थे हम। आप अच्छा, किशोर सर पढ़ाते हैं आप क्या? क्रेजी सर, क्रेजी किया रे, हो रहा है क्या क्रेजी इधर फिजिक्स? मस्त हो रहा है। आंसू टीचर है ना सर, मेरे साथ पढ़ाए हुए हैं करियर पॉइंट में, कोटा में मेरे साथ। तो उस समय की मेरी दोस्ती थी, तो जब पटना हो रहा था तो मैंने कहा सर अच्छे टीचर्स की जरूरत है। फिर सर कहीं और चले गए थे। सर की एक वीडियो देखी होगी आपने, देखा होगा आपने वीडियो, तो देख रहे हो आप मेरा परसोना देख रहे हो, लोग कहां कहां से अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो सीधा बगल वाली बिल्डिंग से सर यहां आ गए, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ये अच्छा, ये जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होता है इसमें तो ना अट्रैक्ट हो रहा है, ना लॉस हो रहा है, ना गेन हो रहा है, इसमें कुछ यूनिट होता ही नहीं है, ना एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं, यूनिटलेस। किलो जूल पर मोल, किलो कैलोरी पर मोल, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर मोल और यूनिटलेस। और क्या होती है? क्या? और
देखो, ये इसके बारे में जब मैंने बताया था तो बोला था इलेक्ट्रॉन का गेन होगा, लेकिन उसके लिए कंडीशन थी आइसोलेटेड गैसियस एटम। लेकिन उसके लिए मैंने कुछ नहीं बोला, वो बॉन्डेड होना चाहिए, आइसोलेटेड तो हो ही नहीं सकता। दिस इज आइसोलेटेड गैसियस एटम में ही हो सकता है। आइसोलेटेड गैसियस एटम की ही ये प्रॉपर्टी है, और ये जो है ये बॉन्डेड एटम की प्रॉपर्टी है। आइसोलेटेड गैसियस एटम की प्रॉपर्टी है, और ये जो है वो बॉन्डेड एटम की प्रॉपर्टी है। और ये वाला टर्म यहीं से कवर हो गया, आप चाहो तो लिख लो, रिपीट मत करो, कि यहां पे एनर्जी का गेन और लॉस हो सकता है, ठीक है, वहां पे एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, वो रूम टेम्परेचर पे अपना शिफ्टिंग हो जाएगा, एनर्जी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो लिख लो यहां पे कि एनर्जी इज गेन्ड स्लैश लॉस्ट। एनर्जी यहां पे गेन या लॉस होता है, यहां पे एनर्जी इज नाइदर गेन नॉर इट इज लॉस्ट। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है, तो जब एनर्जी लॉस होगा तो हर प्रोसेस का एनर्जी फिक्स होता है कि एक इलेक्ट्रॉन डालने में मान लो 100 किलो जूल लॉस हो रहा है, एनर्जी की वैल्यू फिक्स है, वहां पे कोई एनर्जी नहीं है तो उसकी वैल्यू फिक्स नहीं है, तो इट हैज अ फिक्स एनर्जी वैल्यू। नेक्स्ट जो आपका मंडे आ रहा है, इन दैट मंडे इट विल केमिकल बॉन्डिंग आपका स्टार्ट होगा, ठीक है, और वही चैप्टर पढ़ने वाला है। पीरियोडिक तो यार हल्का है, राइट, ये तो ऑलमोस्ट आप इतने वन शॉट देखे होंगे पीरियोडिक टेबल के, भाई भगवान ही मालिक, क्यों वन शॉट देखे हो, नहीं देखे हो पीरियोडिक, नहीं देखे हो, तो ये तो ऑलमोस्ट लोगों को रटा होता है। केमिकल बॉन्डिंग में मजा आएगा, देयर इज बहुत शानदार कॉन्सेप्ट वहां पे, अभी आपको मैं मॉडल से समझाऊंगा तो आपको समझ में आएगा, नोडल प्लेन क्या होता है, आपको समझ में आएगा, कोवलेंट बॉन्डिंग, आयनिक बॉन्डिंग, सॉल्युबिलिटी, ठीक है, ये सारी चीजें यहां पे करेंगे। लिखो, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, होने दो टाइम को, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्या हो गया तुम्हारे साथ? नाइंसाफी हो गई यार, ब्रेक खत्म हो गया, 6 बजे, थोड़ी 6:15 पे है ना, 6 to 7:30 किसकी क्लास है?